हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होइएगा और अच्छे ढंग से एग्जाम का प्रिपरेशन भी करते होइएगा। तो आज की वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए फिजिक्स से कुछ भी आई ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और टोटल प्रश्न 100 लिया गया है और 100 में 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने की थी, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह है, आपको बताना है कि हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितना होता है। तो वह आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, स्विच लगाया जाता है। आपको बताना है स्विच कहाँ लगाए जाते हैं। तो स्विच गर्म तार में लगाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और गर्म तार का रंग कैसा होता है। तो गर्म तार का रंग लाल होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। आपको बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा मिलती है। तो बैटरी से दिष्ट धारा मिलती है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, वह कौन उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। आपको बताना है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम विद्युत मोटर कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम विद्युत मोटर कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा गया है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत फ्यूज आधारित है। आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज जो है ये किस पे आधारित है। तो विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। विद्युत फ्यूज धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे आधारित होता है, याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन है, किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो यह आपका विद्युत मोटर करता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है। तो यह आपका विद्युत मोटर करता है, जो कि ऑप्शन आपका भी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। आपको बताना है कि लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो लघु पथन के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान अधिक बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। सी करेक्ट है, बहुत अधिक बढ़ता है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है, अतिभारण के समय परिपथ में धारा का मान क्या होता है। तो अतिभारण के समय भी परिपथ में धारा का मान काफी ज्यादा बढ़ता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, किसी क्षण के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। आपको बताना है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो देखिए चुंबक के अंदर है ना, तो उल्टा हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है। आपको बताना है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किस कारण से होती है। तो घरों में विद्युत से दुर्घटना शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। आपको बताना है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, तो विद्युत चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, बिजली की घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव में काम करती है। आपको बताना है कि बिजली की घंटी जो होता है ये विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है। तो बिजली की घंटी जो है ना, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है। आपको बताना है कि चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मतलब टेस्ला होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। तो ग्रेफाइट जो देख रहे हैं ये आपका विद्युत का सुचालक है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापते हैं। आपको बताना है कि आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापते हैं। इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है। आपको बताना है कि आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है। तो आवेश का ऐसा मतलब कूलम होता है, और कूलम को सी से सूचित करते हैं। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। आपको बताना है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रा का यूनिट होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। आपको बताना है कि भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इनका 50 हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति जो होता है ना, ये आपका 50 हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, विद्युत बल का तंतु किस धातु का बना होता है। आपको बताना है कि विद्युत बल का तंतु जो होता है ना, ये किस धातु का बना होता है। तो विद्युत बल का तंतु जो है ना, ये टंगस्टन धातु का बना होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। आपको बताना है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है। ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, 1 वोल्ट कहलाता है। आपको बताना है 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट 1 जूल प्रति कूलम कहलाता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। आपको बताना है आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है। आपको बताना है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो गतिशील
सिलिकॉन आपका इलेक्ट्रॉन होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है? आपको बताना है टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो है ना ये 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर है ना पिघलता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। टंगस्टन जो है ना ये 3500 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिघल जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? आपको बताना है कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो ये पारा जो देख रहे हैं ये आपका अर्धचालक नहीं है, वैसे आपका सिलिकॉन जर्मेनियम भी आपका अर्धचालक है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है? आपको बताना है कि प्रतिरोध का ऐसा मतलब क्या होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मतलब ओम होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा मतलब ओम मीटर होता है। यही प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस उपकरण में धन चिन्ह प्लस और ऋण चिन्ह का क्या है क्वेश्चन, किस उपकरण में धन चिन्ह प्लस और ऋण चिन्ह का चिन्ह नहीं होता है। तो ये आपका कुंडली में होगा, जो ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ओम के नियम का गणितीय रूप क्या है? आपको बताना है कि ओम का नियम का गणितीय रूप क्या है। तो ओम का नियम का गणितीय रूप I बराबर V बटा R होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ओम के नियमों को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? बताना है आपको कि ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है। तो ओम के नियम को परिभाषित करने में ताप का मान जो है ना अचर रहता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 1, 2 और 3 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका आर बराबर हो जाएगा R1 प्लस में क्या हो जाएगा R2 और प्लस में क्या हो जाएगा R3 और डॉट डॉट करके। तो यहाँ पर 3 ही दिया है तो 3 को जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस और ये 3 हो जाएगा। तो 3 और 2 5 1 6, जो कि ऑप्शन आपका डी कट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। तो वोल्ट मीटर होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे क्या कहते हैं। आपको बताना है किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदलता है उसे कहा जाता है, तो उसे प्रतिरोध कहा जाता है, जो कि ऑप्शन आपका सी कट है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका 38 नंबर क्वेश्चन है विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। तो नाइक्रोम का किया जाता है, जो कि ऑप्शन आपका एक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने हैं। तो प्रकाश अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, दोनों के दो नियम होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन क्या होगा। तो अवतल लेंस का फोकस क्या होता है। अवतल लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होगा -v/u, जो कि ऑप्शन आपका डी कट होगा। इसे माइनस लगा लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो ये हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। तो ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से किस लेंस को ऑफसाइड लेंस कहते हैं। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है। आपको बताना है कि किसी कार का अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में कौन सा होता है, कौन होता है। क्वेश्चन ऐसे हैं। तो ये आपका अवतल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है। तो sin I बट्टा sin R होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। और sin I बट्टा sin R को स्नेल का नियम भी कहा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कौन सा दर्पण आमतौर पर वाहनों में पीछे देखने के लिए उपयोग होता है। तो पीछे देखने के लिए अर्थात साइड मिरर के रूप में तो उत्तल दर्पण का होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक क्या है। तो आवर्धन का मात्रक नहीं होता, ये आपका मात्रक विहीन होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी कट होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन आपका यही कट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो अवतल दर्पण का करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी कट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आपको बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो आधी होती है, जो कि ऑप्शन आपका
बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या होता है, तो लेंस की क्षमता कैसे मतलब मीटर इन्वर्स भी होता है, 1/मीटर भी होता है और डायोप्टर, ये तीनों एक ही बात होता है। तो याद रखिएगा मीटर इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1/मीटर, और ये आपका डायोप्टर तो जानते हैं, ये पहले से आप जानते हैं। तो कभी कभी ऑप्शन में क्या आता है मीटर इन्वर्स आ जाएगा, या तो आपका मीटर इन्वर्स आएगा, देख लीजिए मीटर इन्वर्स आएगा, या तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं 1/, है ना, मीटर लिख सकते हैं 1/, है ना, मीटर लिख सकते हैं। तो ये भी है ना आ सकता है, तो ध्यान से मारिएगा, इसमें नहीं दिया गया है। लेंस की क्षमता कैसे मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर मीटर इन्वर्स है ना, तो मीटर इन्वर्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/मीटर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा ऑप्शन में अगर नहीं रहे डायोप्टर तो मीटर इन्वर्स से मारिएगा, अगर मीटर इन्वर्स नहीं रहेगा तो 1/मीटर में मारिएगा, देख करके मारिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर हो, दर्पण क्या होगा, तो दर्पण कौन सा होगा, तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न ले लिए हैं, तो वीडियो को फुल देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, आपको बताना है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 ही होता है, जो कि ऑप्शन आपका 2 होता है, तो ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, आपको बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान दीजिएगा लेंस की चर्चा हो रही है, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। दोनों प्रश्न याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका उत्तल लेंस कैसा होता है, आपको बताना है उत्तल लेंस कैसा होता है, तो उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, याद रखिएगा उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस कैसा होगा, तो इसका उल्टा कर लीजिए, अवतल लेंस कैसा होगा, तो ये किनारों पर क्या होगा, मोटा होगा और बीच में पतला होगा, उल्टा करके बोलना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो आपको बताना है कि निम्न से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, तो मिट्टी का प्रयोग नहीं करते हैं लेंस बनाने में, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, आपको बताना है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, आपको बताना है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, तो फोकस से होकर गुजरेगी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अगर अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्र त्रिज्या r हो तो f बराबर क्या होगा, तो f बराबर r/2 होता है, जानते हैं आप लोग f बराबर क्या होता है r/2। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है, आपको बताना है कि फोटोग्राफी कैमरा में कौन सा लेंस होता है, तो फोटोग्राफी कैमरा में उत्तल लेंस होता है, जो ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। और एक प्रश्न ऐसा आता है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है, तो मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है, ये प्रश्न याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका 71 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश का वर्ग विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है, तो ये आपका प्रिज्म से होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, देखिए हवा क्या है, एक विरल माध्यम है, कांच क्या है, सघन माध्यम है, तो हवा से जा रहा है कांच में, अर्थात विरल से सघन में जा रहा है, तो अभिलंब के निकट जाएगी, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और इसी का उल्टा कर देंगे, अर्थात ये सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, तो याद रखिएगा दोनों कंसेप्ट को। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, प्रकाश का एक न्यूनतम यानी कम कहाँ पर होता है, तो सबसे कम कहाँ होता है, तो सबसे कम कांच में होगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बनाएगी, तो देखिए दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु, तो चलिए एक दर्पण ले लेते हैं यहाँ और एक दर्पण ले लेते हैं यहाँ, ये दोनों समांतर है और बीच में कोई वस्तु को रख देंगे तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, सोच के बताइए। तो देखिए आप कभी केस कटवाने जाते होंगे, बाल कटवाने जाते होंगे, तो नाई क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या करते हैं, दर्पण लगा देते हैं, बीच में क्या करते हैं, अपने लोग को बैठा देते हैं, तो अपने लोग देखते हैं तो है ना, आगे देखते हैं तो आगे भी जो है ना बहुत सारा प्रतिबिंब बनते रहता है और पीछे भी क्या होता है, बहुत सारे प्रतिबिंब बनते रहता है। तो सोच के देखिए दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के सिद्धांततः कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, तो अनंत बनेगा। हम आगे देखते हैं तो मेरा प्रतिबिंब आगे भी बहुत बन रहा है और पीछे भी बहुत बन रहा है, यानी अनंत बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका वायु का निरपेक्ष
अपर्तनांक वास्तव में कितना होता है? आपको बताना है कि वायु का निरपेक्ष अपर्तनांक वास्तव में कितना होता है? तो 1 से अधिक होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? आपको बताना है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्ता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? तो वक्ता त्रिज्या कहेंगे, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है? आपको बताना है कि अवतल दर्पण की वक्ता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी क्या होती है? तो आधी होती है, जो कि ऑप्शन आपका यही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा उसी आकार के बराबर होगा तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण समतल होगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा तो दर्पण क्या होगा? तो दर्पण आपका समतल होगा, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका आपतन कोण होता है? तो आपतन कोण आपतित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ये आपका गर्म होगा, यहाँ पे गर्म होगा। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों के दिन नहीं कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? आपको बताना है कि सभी जीव जंतु के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो सूर्य होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? तो सिलिकॉन धातु से, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत कोयला होता है, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्न से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? आपको बताना है कि निम्न से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? तो ये आप जो प्राकृतिक गैस देख रहे हैं ये ऊर्जा का स्वच्छ स्रोत है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका निम्न से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? आपको बताना है कि निम्न से कौन सा यौगिक जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो एथेनॉल का करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय स्रोत क्या होता है? तो नवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का वह स्रोत है जो इसका भंडारण जो है ना असीमित है। तो अनवीकरणीय स्रोत वह है वैसा स्रोत होता है जो एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा हम पुनः उत्पादित कर सकते हैं। तो सोच के देखिए कौन सा होगा? तो ये आपका जैव मात्रा होगा, जो कि ऑप्शन आपका एक करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नौनौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? नौनौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तर प्रदेश में है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा के रूप में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, स्थितिज ऊर्जा को करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो ये आपका स्थितिज ऊर्जा को करता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोग होता है? तो ये आपका अवतल दर्पण होगा, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जानते हैं आप लोग ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, वीडियो को फुल देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का अर्थ जल होता है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिए हैं तो 100 में 100 देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। आपको बताना है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है तो कैडमियम का क्षार का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है तो CO2, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होता है तो CO2 गैस अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है, तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है यूरेनियम, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसका कंसेप्ट मैं पीछे बताया हूँ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका बायोगैस का मुख्य क्या है? तो बायोगैस का मुख्य मेथन होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। और मेथन का फॉर्मूला क्या होता है? तो मेथन का फॉर्मूला CH4 होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। ऊर्जा का शब्द क्या होता है? तो ऊर्जा का शब्द जूल होता है। और लास्ट प्रश्न है ये आपका लास्ट 100 है। जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों का ऑक्साइड क्या है निर्मुक्त होते हैं? आपको बताना है कि जीवाश्म ईंधन को जलाने पर किन गैसों का ऑक्साइड निर्मुक्त होते हैं? तो नाइट्रोजन का होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।